तो वेलकम टू नॉलेज फ्रीकी मैट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए फिजिक्स 2018 के फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए के फिजिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस में हर साल कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक। इन चारों डिवाइस में से कौन सा नॉन ओमिक है। तो जानते हैं पहले ओमिक डिवाइस क्या होता है। ओमिक डिवाइस वो होता है इन विच पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जैसा हम जानते हैं कि सेमी कंडक्टर डायोड में डायरेक्टली ये सेमी कंडक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डायोड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये नॉन ओमिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई फॉलो नहीं होता है। सो ये नॉन ओमिक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमिनन बेस्ड ऑन विच अ सिंपल पेरिस्कोपिक वर्क्स। पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है दैट डिपेंड्स अपॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्टली डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर्स। इसमें 4 फ्रीक्वेंसी रेंज दिए हैं, तो कौन सा सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर्स मतलब ह्यूमन के कान के कौन सा सेंसिटिव है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली 2 या 3 जनरल साइंस के क्वेश्चन हर साल इंडिया के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 102। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम। जैसा हम जानते हैं हमारा पेंडुलम कुछ इस टाइप का होता है। ये इसका मीन पोजीशन है और पेंडुलम पीरियोडिकली ऐसे ऑसिलेट करता है। सो व्हेन पेंडुलम मीन पोजीशन से दूर जाता है, जैसे ये पोजीशन है, तो पेंडुलम में एक हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है दैट ऑलवेज टेंड्स इट्स बॉब टू मूव एट मीन पोजीशन। तो पेंडुलम में हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि एग्जांपल है ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ का एग्जांपल है। तो आंसर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर के लिए कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इट कैन हैव ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू भी हो सकता है। इट इज़ यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको इक्वल टू लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसा हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज़ मच ग्रेटर और लार्जर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, देयरफॉर ये रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। देयरफॉर वी फाइनली गेट refractive index of medium with respect to air is always greater than 1। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन डी विल बी राइट, refractive index of material medium with respect to air is always greater than 1। now move to next question। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। दे कैन एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, बिल्कुल सही है, एक पॉइंट से निकल सकती है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी सही है, क्योंकि अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करने लगे आपस में तो इसका मतलब वो 2 डायरेक्शन शो कर रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
ऑप्शन सी है फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइंस एट द एंड्स। ये भी सही है क्योंकि बार मैग्नेट के एंड पे पोल के तरफ ये कर्व्ड होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। एंड ऑप्शन डी देयर आर नो फील्ड लाइंस विद इन अ बार मैग्नेट। ये हम देखते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम में जैसा देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और एंड करती है साउथ पोल पे, और बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो अपना स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 टू कॉन्वेक्स लेंस विद पावर 2 डायोप्टर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। दो कॉन्वेक्स लेंस है जिनका दोनों का पावर है 2 डायोप्टर और दोनों साथ में रखे गए हैं। पूछा है फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंथ, फिर जो कंबाइंड सिस्टम बनेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा। जैसे हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस होता है, तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन P हो जाएगा, क्योंकि लेंस का पावर दोनों का गिवन है 2 डायोप्टर। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन P कह सकते हैं हम लोग। अब P की जगह पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो वी विल गेट F1 एंड F2 दोनों इक्वल टू 0.5, और फिर F टोटल निकालेंगे ऑफ कंबाइंड सिस्टम। जब दोनों कॉन्वेक्स लेंस को ऐड करेंगे कंबाइंड सिस्टम बनेगा, तो दोनों का सम ऑफ फोकल लेंथ होगा F1 अपॉन F2। F टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, और F1 और F2 की जगह 0.5 रखेंगे तो वी विल गेट 2 प्लस 2 जो 4 हो जाएगा। तो ये हमको F टोटल नहीं मिला है, ये मिला है 1 अपॉन F टोटल, क्योंकि 4 आया है। तो F टोटल हो जाएगा 0.25 मीटर, कि F टोटल जब करेंगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 1 अपॉन 4 होता है 0.25 मीटर। तो F टोटल ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, जब दो कॉन्वेक्स लेंस को जिसका पावर है 2 डायोप्टर साथ में रखते हैं, तो वी विल गेट टोटल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज इक्वल टू 0.25 मीटर। जो फोकल लेंथ होगा वो 0.25 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 107। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एलॉयड विद सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। सोडियम के साथ चारों में से कौन सा मेटल एलॉय किया रहता है टू ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र करने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये होता है पोटेशियम। जनरल साइंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन चारों मेटल में से कौन सा मेटल यूज़ होता है इन द फिलामेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और फोटो इलेक्ट्रिक का काम क्या है, वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फिलामेंट में इसमें रुबीडियम यूज़ होता है, जो कि हेल्प करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल को कन्वर्ट करने में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। हमारा क्वेश्चन 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ द बॉडी इज़ करेक्ट। मास ऑफ बॉडी के रिस्पेक्ट में विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है it changes from one place to another. Second, it is same everywhere. Third, it depends on its shape. And fourth, it does not depend on its temperature. जैसा हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू होता है mg, और ये भी जानते हैं कि मास हमारा कहीं नहीं चेंज होता है, ग्रेविटी चेंज होता है। जैसे मून पे ग्रेविटी क्या होती है, मून पे ग्रेविटी g/6 हो जाती है, तो g पे डिपेंड करता है हमारा वेट। तो मास हर जगह सेम होता है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ सेम एवरीवेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगला सवाल है 81। अ बॉल बैलेंस ऑन अ वर्टिकल रॉड इज एग्जांपल ऑफ। वर्टिकल रॉड पे एक बॉल अगर बैलेंस है तो वो किसका एग्जांपल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और परफेक्ट इक्विलिब्रियम। तो इसका सॉल्यूशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच अ स्मॉल डिस्टर्बेंस विल प्रोड्यूस अ लार्ज चेंज, हेंस अ बॉल बैलेंस्ड ऑन अ वर्टिकल रॉड इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो है कि मतलब अगर स्मॉल चेंज में
स्मॉल डिस्टर्बेंस में, उस सिस्टम के स्मॉल डिस्टर्बेंस में एक लार्ज चेंज आए तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एक बॉल जो वर्टिकल रॉड पे बैलेंस है उसमें अगर स्मॉल चेंज करेंगे तो लार्ज डिस्टर्बेंस ही आएगा। सिंपल सी बात है, बॉल या फिर गिर जाएगा। तो आंसर इज इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन 81 का आंसर हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन 82। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज आर करेक्ट। मतलब फ्लूइड है वो कप के अंदर, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड। एक फ्लूइड में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, बिल्कुल सही है। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, मतलब कप के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लूइड है तो प्रेशर तो एक्सर्ट होगा ही ऑन द वॉल्स ऑफ कप। थर्ड ऑप्शन, प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, ये भी बिल्कुल सही है। एक फ्लूइड के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर एग्जिस्ट होगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑल द ऑप्शन 1 2 3 इज। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 83। पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा डिवाइस है जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनरली 1 या 2 आ जाता है एनडीए के एग्ज़ाम में, तो इसका परफेक्ट आंसर है आंसर बी, बैरोमीटर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 53। इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कौन सा स्टेटमेंट चारों में से गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सही है, अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, डेल्टा वी। बचे 2 ऑप्शन सी एंड डी, इनको भी देख लेते हैं। इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, ये भी हो सकता है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, ये भी हो सकता है, करेक्ट है। सी देखते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो अगर थर्ड ऑप्शन देखें, अगर हम ए ज़ीरो रख दें तो जो इनिशियल वेलोसिटी u थी वही v है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा। और ऑप्शन बी में इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, अगर स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकता, सो आंसर बी इज़ करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है क्वेश्चन 54। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u and after time t its velocity is v. The equation of its motion is v is equal to u plus at. The velocity along y axis, time along x axis, graph shall be straight line. तो यह है कि इनिशियल में उसका वेलोसिटी u है और एक टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v हो जाता है, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, पर वो किधर कट करेगा, x इंटरसेप्ट पे करेगा, y पे करेगा, या ओरिजिन से पास होगा, या विथ u। तो इसको हम देखते हैं डायग्राम से। हम देख सकते हैं जैसा कि ये इनिशियल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, देयरफॉर अगर यहाँ पे u ना होता, u ज़ीरो होता, इफ़ u इज इक्वल टू ज़ीरो, तब ग्राफ कुछ ऐसे होता, ओरिजिन से जाता। पर यहाँ ऑलरेडी u इनिशियल वेलोसिटी है, तो इट विल कट y एक्सिस लाइक दिस, तो ग्राफ y एक्सिस को कट करते हुए जाएगी। Therefore our answer is the straight line with cut y intercept with u. C is correct. Next question. What is the net force experienced by a magnet placed in a uniform magnetic field? एक बार मैग्नेट है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। जैसा देख सकते हैं, ये एक बार मैग्नेट है हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो
में एक पोल ऑफ बार मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अदर पोल जो होगा वो रिपेल होगा इन द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स हो जाएगा, सिंस एक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक अपोजिट, तो नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आंसर ए इज करेक्ट, ज़ीरो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इनर्शिया। तो इनर्शिया होता है इज इक्वल टू mr स्क्वायर। देयरफॉर इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास पर, और तो यहाँ पर जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। जो क्रिकेट बॉल है इसका मास सबसे ज़्यादा है, तो वो इसका आंसर डी होगा। अ क्रिकेट बॉल हैज़ मैक्सिमम इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जूल। इसका आंसर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए हैं रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। इट इज़ एक्सपीरियंस बाय ऑल बॉडीज़ इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के हर बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, इज़ करेक्ट। इट इज़ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज़, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सेलेस्टियल बॉडीज़ में डोमिनेंट सबसे मैक्सिमम फोर्स यही लगता है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ निग्लिजिबल फॉर एटम्स। एटम के अंदर क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स लगता है इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट डी देखते हैं। इट इज़ सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन आवर यूनिवर्स। इसको हम चेक कर लेते हैं। सिंस हमारा ऑप्शन 4 दिया हुआ था कि इट इज़ सेम फॉर ऑल द बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मास पर भी डिपेंड करता है और रेडियस भी बिटवीन टू बॉडीज़। तो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ और मास ऑफ टू बॉडीज़ हमेशा डिफरेंट रहता है, तो ज़रूरी नहीं है सबका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एवरी बॉडी प्रेजेंट इन यूनिवर्स सेम हो। तो ये ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग। सो क्वेश्चन 58 में ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Now question 59 whether an object will float or sink in a liquid will depend on। एक ऑब्जेक्ट है तो वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है। देखते हैं डायग्राम से। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं एक बोट है, मान लेते हैं बोट का डेंसिटी d1 है और वाटर का d2। अगर d1 डेंसिटी ज़्यादा हुआ देन d2 देन बोट विल सिंक, बोट डूब जाएगा। और यही d2 का डेंसिटी ज़्यादा हुआ देन d1, बोट से पानी का डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो बोट विल फ्लोट और डूबेगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तो ऑब्जेक्ट जो डूबेगा या सिंक करेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डिफरेंस इन द डेंसिटीज़ ऑफ द टू बॉडीज़, जिस पर डिपेंड कर रहा है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं। ऑप्शन ए गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, रॉन्ग है स्टेटमेंट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओनली, रॉन्ग है। डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ये सही है स्टेटमेंट, जैसा अभी हम लोग ने डायग्राम में देखा है। बोट और वाटर का एग्जांपल लेके मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट इन क्वेश्चन 59। गाइस ये था हमारा एनडीए 2018 फर्स्ट के पेपर का फिजिक्स के 22 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।